तो आज हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को प्यार से और इजी वे में समझने वाले हैं। इस पार्ट को अगर तुम लास्ट तक देख लेते हो तो तुम्हें आज के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भाई क्या होती है हमारी ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। भाई हमारा जो एटम होता है, एटम में तीन चीजें होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस वजह से न्यूक्लियस का नेचर कैसे होता है? पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसके अराउंड फिक्स पाथ में, जिन्हें हम शेल्स भी बोलते हैं, हमारे कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन पे हमारी जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या करती है? अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि न्यूक्लियस का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है इन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और आपको पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इजी चीज है, लेकिन एक्चुअली इसी से हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको पहले ये समझा रहा हूं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि भाई आप जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक जगह गए, ठीक है, आप वहां से अपने दोस्त को बोल रहे भाई तू चल। ठीक है, अब आपका दूसरा दोस्त उसको पकड़ के रखा है, तो आपको अपने दोस्त को छुटाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, किस लिए? ठीक है, कि जिससे वो जो दूसरा ताकत लगा रहा है, उसको खींच रहा है, ठीक है, उससे आपको छुटाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच के रखती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूक्लियस हमारा कैसा नेचर है? पॉजिटिव नेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है किसी भी एटम से, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसे कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, उससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे भाई? 11। ठीक है, सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो आपको पता है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो बन जाएगा Na+। ठीक है, मतलब ये क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। और कैसा आयन बनेगा? पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको सोडियम को कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ कौन रख रहा है? अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन, और उसके अगेंस्ट में आपको इसको छुटाने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो एनर्जी कितनी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी? बस वही है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब क्या है कि सर किसी भी एटम से जो उसके सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी अपनी तरफ से, बस वही क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, देखिए वर्ड में भी आ रहा है आयोनाइजेशन, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो बन जाएगा आयन। तो आयोनाइजेशन मतलब आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा भैया, आयन नेगेटिव भी होता है, और नेगेटिव आयन कब बनता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? कि जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो निकालने के लिए जो आप एनर्जी देंगे वो है। ठीक है, किसी में इलेक्ट्रॉन अगर आपको डालना है, गेन कराना है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम अपनी स्लाइड में देखें बच्चे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, देखिए, ठीक है, तो लिखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove a electron from one mole of gaseous atom or ions in their ground state। ठीक है, मतलब कोई भी एटम है वो किस फॉर्म में है? गैसियस। गैसियस फॉर्म ही क्यों ले रहे हैं? अभी एक मिनट में मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ठीक है, तो कोई एटम है जो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, या आयन भी हो सकता है, लेकिन किस फॉर्म में रहेगा? गैसियस। तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो उसके सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लूजली बाउंडेड है, उसको निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब मैंने बोला हमारे पास दो एटम है मेरे बच्चे, एक एटम ए है, एक एटम बी है। ठीक है, मैंने बोला कि ए की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बी से ज्यादा है। इसका मतलब कि ए में मुझे सेम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बी से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ए वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो टाइटली बाउंडेड था किससे? न्यूक्लियस से, मतलब उस पर न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्स लग रहा था।
ठीक है, और बी वाले पे कम लग रहा था, तो इसलिए ए वाले को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी और बी वाले में कम देनी पड़ी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमें ये भी आइडिया लग जाता है कि उसका जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना टाइटली बाउंडेड है, बंधा हुआ है, कितना उस पर फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ से। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि इट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली द न्यूक्लियस होल्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन, कि कितनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहा है। ये चीज का आइडिया हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी से लगता है। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंडेड है, तभी हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, और उसे निकालने में हमें क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब बात आती है कि हम गैसियस फेज में ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रीजन लिखा है, गैसियस फेज इज स्पेसिफाइड because in gas phase there is no interactions with neighbor। जनरली गैसियस फेज में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनका आसपास में आपस में इंटरेक्शन बहुत कम होता है या नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप कोई और स्टेट पे लेते हैं, लिक्विड या सॉलिड में। ठीक है, अब उसमें पार्टिकल के बीच में आपको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, या इन शॉर्ट में बोलूं कि उसमें पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे भी फोर्स लगाएंगे। तो उस समय जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो दो जगह यूज होगी। एक तो इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस से पीछा छुटाएगा। ठीक है, दूसरा भाई उनके आपस में जो पार्टिकल है इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स या कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए, मतलब वहां पे जो आपकी एनर्जी आप दे रहे हो रियल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है। क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो आपको एटम ऐसी स्टेट में चाहिए कि उसको अगल बगल की चीजें डिस्टर्ब ज्यादा ना कर रही हो या बिल्कुल ना कर रही हो। और ऐसा किस में होता है मेरे बच्चे, ऐसा होता है गैसियस फेज में। इसलिए हम जब भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हमारा जो एटम होता है वो गैसियस फेज में होता है। आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर एटम की बात तो ठीक है, आयन कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ए एक एटम है। ठीक है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक निकालूंगा तो ये बन जाएगा ए प्लस। ठीक है, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया। ठीक है, अब ए में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसके लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ए जो ए है ना, ए नॉर्मली, तो नॉर्मली ये जो ए है जब इसमें से हमने कुछ आयन वायन इसको नहीं बनाया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला, तो हम बोलते हैं कि ए अभी कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में। तो नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो पहला इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ए प्लस लिया, ए प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो इस पे पहले +1 का चार्ज था, अब हो जाएगा 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप इससे निकाल रहे हैं तो ऑलरेडी ये आयन है, मतलब आप यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताएंगे वो अब इस आयन की बताएंगे और इसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ पे देखिए आयन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे आयंस लिखे। ठीक है, और साथ ही साथ हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी समझ ली। इसी तरह थर्ड आयोनाइजेशन मतलब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी होगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं बेसिक सा कि भैया फर्स्ट, अगर मैं एक नॉर्मल एटम आपको दूं, मैं बोलूं कि बताइए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कि सेकंड इन जनरल, तो भैया एक सिंपल सी बात सोचिए। जैसे मान लीजिए कोई एक एटम है, ठीक है, हम सोडियम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और मैं बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझाएगी जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, फिर आगे अभी हम इसी में डिटेलिंग में भी जाएंगे। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। आपने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आप इसको एनर्जी देंगे वो होगी आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, जो आपकी ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, ये आपने एनर्जी दी इसको। ठीक है, अब हमारा सोडियम बन गया Na+। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11, क्योंकि प्रोटॉन तो आपने निकाला नहीं। अब ये बताइए, पहले 11 इलेक्ट्रॉन पे 11 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे थे, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉन 10 है लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, मतलब अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पे पहले से ज्यादा लोड पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हुआ लेकिन प्रोटॉन कम नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिवली पहले से जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे इन पे पहले से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, मैं टग ऑफ वॉर के एग्जांपल से हमेशा इसको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने एटॉमिक रेडियस वाले में भी ये ऐसे ही समझाया कि भैया टग ऑफ वॉर चल रहा है, इधर 5 लोग है इधर 5 लोग है। ठीक है, मैच एकदम बराबरी का है।
एक उधर इंसान हट गया, तो अब इधर 4 लोग, इधर 5 लोग, इन 4 पे ज्यादा लोड पड़ेगा ना सिंगल सिंगल पर्सन पे। क्यों? क्योंकि वो जो हटा है उसका भी लोड अब इन्हीं पे आएगा कि नहीं। तो इसी तरह हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे अब थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगेगा पहले से। तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी जनरली फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा क्या रहेगी? बड़ी रहेगी, ठीक है। और थर्ड वाली फिर उससे भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी नीडेड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम। फिर सेकंड में क्या लिखा है? एनर्जी नीडेड टू रिमूव द सेकंड मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से न्यूट्रल गैसियस एटम नहीं होना चाहिए, ये मिस टाइप हो गया होगा, यहाँ पे होगा फ्रॉम आयन। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो जब दूसरा निकाल लेंगे तो ऑलरेडी वो क्या बन चुका होगा? आयन बन चुका होगा। तो फ्रॉम अ आयन, फ्रॉम एन आयन, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, बच्चे अब इसको मेजर करते हैं, जब किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, तो इसको मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल। अब इसका मतलब क्या? जैसे मैंने बोला किसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 534 किलो जूल पर। देखो आपने जूल पहले पढ़ा हुआ है, वर्क की यूनिट होती है, ठीक है, और किलो जूल, ठीक है, थोड़ी और बड़ी वर्क की यूनिट होती है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। तो 534 किलो जूल पर मोल किसी की मान लीजिए IE1 है, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है? कि उसके पहले, ठीक है, अगर उसका 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल एटम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 534 किलो जूल आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। मतलब अगर 1 मोल कोई एटम ले रहे हैं तो उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सब में से 534 आपको क्या देनी पड़ेगी? किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, आपको ये बात क्लियर है? अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कितनी होगी? ज्यादा होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसको कुछ फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किन किन बातों से इफेक्टेड होती है, ठीक है, किन किन बातों से उस पर फर्क पड़ता है। सबसे पहली बात है न्यूक्लियर चार्ज। देखो एकदम आसान है, ठीक है। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एक्चुअली न्यूक्लियस में आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें होती है, ठीक है। तो उसमें कितने प्रोटॉन है उसी का चार्ज है, न्यूट्रॉन तो जीरो है। जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, मतलब 11 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, एक का चार्ज अगर मैं +1 ले लूं तो 11 का +11 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे और न्यूट्रॉन का जीरो, तो जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना न्यूक्लियस पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? जितने प्रोटॉन होंगे, और कितने प्रोटॉन होंगे? जितना एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है एक्चुअली उसका एटॉमिक नंबर। अब अगर मान लीजिए ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? जैसे बच्चे सोडियम और Na+ की बात करूं मैं, ठीक है, तो अगर मैं इसके अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं, इसको हम जेड अफेक्टिव लिखते हैं, ठीक है। अफेक्टिव मतलब कि उस समय कितना एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल में 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे, तो 11 इलेक्ट्रॉन पे 11 प्रोटॉन फोर्स लगा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसकी जेड इफेक्टिव की, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन अभी भी 11 है। तो अब समझिए, ठीक है, यहां पे 11 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन पे। तो अब एक इलेक्ट्रॉन पे पहले से थोड़ा सा ज्यादा जोर पड़ेगा, मतलब जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है, ठीक है, या जो न्यूक्लियस का चार्ज जो लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे, पावर जो लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, वो बढ़ गया है। तो हम बोलेंगे कि इसका जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया है। टोटल तो अभी भी उतना ही है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से पर इलेक्ट्रॉन पे लोड बढ़ गया है ना, तो हम बोले कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। और मैंने बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, हमने देखा था कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा सा निकालना पहले से क्या होगा? मुश्किल। तो वहीं लिखा है कि ग्रेटर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है। फिर एटॉमिक रेडियस की बात करें, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है भाई, अगर बड़ा एटॉमिक रेडियस है तो मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है, और जितना दूर रहेगा, अगर एक मैग्नेट के पास में कोई चीज रखोगे उसको जल्दी खींचेगी, दूर रखेंगे तो थोड़ा धीमे खींचेगी, ठीक है। सेम इसी तरह जितना इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा उस पर उतना कम फोर्स लगता है न्यूक्लियस से। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल के इलेक्ट्रॉन में जनरली निकालना किसको इजी होगा? आप बोलेगे फोर्थ सेल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा,
ठीक है। अच्छा, आपको एटॉमिक रेडियस में डाउट है, बहुत प्यारा सा लेक्चर अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं, एकदम डिटेल्ड में समझ आएगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस जिसका जितना बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना छोटे होने के उसके चांसेस है। ठीक है, अब देखिए लिखा है। अब दूसरी चीज क्या है, सील्डिंग। ठीक है, अब सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सोडियम की मदद से हम समझते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेंगे। जैसे सोडियम है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 281। ठीक है, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2, इसमें 8, इसमें 1। ठीक है, एम में आपको पता है कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाती है। ठीक है, और दूसरी शेल में 8, तो ये भी स्टेबल, मतलब कंप्लीट। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सबसे बाहर वाले, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चे आउटर इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों मिला के 10, तो उसको हम बोलते हैं कोर या इनर इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है बच्चे, समझिए कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शेल कंप्लीटेड होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, और जो बाहर वाले हैं उनकी शेल जनरली कंप्लीट नहीं होती है, नॉर्मल में नोबल गैस को छोड़ के। ठीक है, तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए हमारा ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल हो गई सोडियम की, ये दूसरी हो गई और ये हो गई तीसरी। तो ये जो पहली दोनों शेल है ना, ये एक हिसाब से तीसरी शेल के लिए एक सील्ड प्रोवाइड करती है। सील्ड का मतलब क्या है, मेरी बात समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई कैप्टन अमेरिका वाली सील्ड है, कोई उधर से कुछ फेंका, तो ये सील्ड क्या करेगी, जो उधर से चीज आ रही है, ठीक है, अगर वो सील्ड ना होती तो शायद ज्यादा डैमेज पहुंचता, लेकिन सील्ड उसका डैमेज क्या करेगी, कम करेगी। तो यहाँ पे ये सील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पे न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है। अब अगर ये दोनों ऑर्बिट ना होती ना, तो इस न्यूक्लियस का जो इस पे फोर्स लगता है वो ज्यादा लगता, लेकिन ये दोनों ऑर्बिट एक हिसाब से एक सील्ड मेंटेन करती हैं, और इस वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगना चाहिए उससे कम लगता है, और इसी को हम बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। अब जितनी ऑर्बिट होगी, जैसे समझिए दूसरी ऑर्बिट पे सील्डिंग इफेक्ट से पहले का लगेगा, तीसरी पे पहले दूसरी दोनों का लगेगा, तो जितनी ऑर्बिट कंप्लीटेड होगी उतना ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट होगा। और ये भी एक रीजन है कि अगर साइज बड़ा होता है एटम का, तो उस पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। क्यों? क्योंकि जितना बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब बाहर की शेल, तो अंदर वाली शेल्स क्या करेगी, सील्डिंग इफेक्ट से, ठीक है, उस पे जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, जो न्यूक्लियस से फोर्स लगेगा, उसको कम कर देगी। ठीक है, तो वही लिखा है, इसको स्क्रीनिंग भी बोलते हैं बाय इनर इलेक्ट्रॉन। ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन है तो पुअर पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि वही चीज है कि न्यूक्लियस ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो इससे लोअर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, लोअर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें। ठीक है भाई, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है शायद ये पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो उसका भी पार्ट अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल इसका लेते हैं, ठीक है, कि भाई हम एग्जांपल लेते हैं नियॉन का। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं। देखिए सारी यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या है, फिल, कंप्लीट। ठीक है, दो केस होता है, देखिए ऑर्बिटल हमारी, जो ऑर्बिटल मतलब ये जैसे s ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पे ये p ऑर्बिटल। ठीक है, अब s ऑर्बिटल नहीं है, s क्या है, सबशेल है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि s के अंदर एक ऑर्बिटल होती है। जैसे अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, नहीं आप बोलो आपने गलत बताया, नहीं भैया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो ये मैंने बनाया है 1s, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यहाँ पे 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ठीक है, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले पार्ट्स में। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए सब में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सब में 2-2 फील्ड है। तो ये कैसी ऑर्बिटल है, सबसे बाहर की ऑर्बिटल से ज्यादा मैटर करता है, जो बाहर की ऑर्बिटल है, सेकंड वाले, क्योंकि इन्हीं को आपको देखना है। अगर बाहर की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो अंदर वाले तो जनरली फील्ड ही होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल की 3 कैटेगरी होती है, एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होती है, एक हाफ फिल्ड होती है, और एक इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, जैसे भी ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, ना तो आधी है ना पूरी है, उनके बीच में कहीं पे है। ठीक है, तो अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, या कंप्लीट ऑर्बिटल है, तो वो स्टेबल होती है। और स्टेबल का मतलब कि उसमें वो चाहेगी नहीं हमारा इलेक्ट्रॉन निकले, और उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। लेकिन इनकम्प्लीट है तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाफ फिल्ड और कंप्लीट के मुकाबले में क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, अभी इसको हम एग्जांपल से भी थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। ठीक है, फिल्ड एंड हाफ फिल्ड जो सबसेल्स होती है, ठीक है, अब सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होती है, तो जिन सबसेल की ऑर्बिटल, जैसे एस पी डी एफ 4 सबसेल होती है, तो एस में कितनी ऑर्बिटल, 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। तो जिनकी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होती है या फुल फिल्ड होती है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिससे उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या निकल के आती है, ज्यादा निकल के आती है।
ठीक है। अब समझिए ये सारी चीज आपको पढ़ाई जाती है 11th में पीरियोडिक टेबल की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें उसमें हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरी बात समझिए बच्चे, अगर आप एक पीरियड के अक्रॉस जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जो हमारी ऐसे ये हमारी जो रो होती है इनको हम बोलते हैं पीरियड, ठीक है, और जो हमारे ऐसे कॉलम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप। तो अगर एक पीरियड के आप अक्रॉस जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली क्या होती है, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। भाई जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जनरली बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखिए एक चीज और लिखी है कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है व्हाइल इलेक्ट्रॉन शील्डिंग रिमेन्स सिमिलर एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये चीज आपको पता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस घटता है, इसको हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, आप देख सकते हैं वो वाला पार्ट, आपको अगर मान लीजिए नहीं देखा, एकदम अच्छे से प्यारा सा, ठीक है, लेक्चर है वो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्या है, ठीक है, पढ़ चुके हैं भैया। देखिए सेम पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कोई फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, कोई सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करें, तो सेकंड पीरियड के हमारे जो भी एलिमेंट हो गए, इस चीज को मैं नेक्स्ट पे आता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सेकंड पीरियड के हमारे जो भी एलिमेंट हो गए, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया है आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड। ठीक है, ये वाला डायग्राम, तो इसमें जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है, उनकी आपको क्या दी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब सेम पीरियड में जब आप जाते हैं ना, तो सेम पीरियड में, ठीक है, सेकंड पीरियड का मतलब ये है कि उसमें जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए वो सेकंड सेल तक जाएंगे, मतलब उनकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो सेम होगी, और जब उनकी आउटर मोस्ट सेल सेम होगी तो सब में सील्डिंग सिर्फ फर्स्ट सेल से होगी। ठीक है, लेकिन सब में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, जैसे लिथियम है, ठीक है, लिथियम की बात करें 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और प्रोटॉन भी 3 होंगे, फोर्स 3 प्रोटॉन से लगेगा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और बेरिलियम पे क्या है, बेरिलियम पे कितने से लगेगा, 4 से। तो अगर हम देखें नॉर्मली, ठीक है, तो बेरिलियम पे 4 प्रोटॉन से फोर्स लग रहा है, सील्डिंग दोनों में बराबर है, और एटॉमिक रेडियस भी कम हो गया। इस वजह से जब हम सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है मेरे बच्चे, वो क्या करती है, ठीक है, वो हमारी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, वो हमारी इंक्रीज करेगी। और अगर हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं, तो जब नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इन दोनों बातों में कुछ जगह हमें कुछ एक्सेप्शंस, जिनको आप एनामोलीज भी बोलते हैं, एनामोली मतलब कि थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, एकदम डिटेल से बता रहा हूं मैं। जैसे अब बोरॉन है, तो बोरॉन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बेरिलियम से कम होती है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखिए ये हमारे बोरॉन भैया है, ठीक है, ये हमारे बेरिलियम भैया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका 5। ठीक है, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे 1s2 2s2, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे 1s2 2s2 और 2p1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, ये देखिए ये 2s तक गया है, और 2s2, ठीक है, आपको पता है s सबशेल में एक ऑर्बिटल होती है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो ये कंप्लीट है, कंप्लीट फील्ड है। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये है, ठीक है, और यहाँ पे 2p में 3 ऑर्बिटल होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए इनकम्प्लीट है, और ये कंप्लीट है। तो यहां पे होता क्या है बच्चे, ठीक है, कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, इजियर होता है, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये इनकम्प्लीट है, और जनरली अगर s और p का सेम स्टेटस है तो p से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, p सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर होगा किसमें, बोरॉन में, एज कंपेयर टू बेरिलियम, क्योंकि इसकी ऑर्बिटल कैसी है, कंप्लीट फील्ड है, और कंप्लीट फील्ड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, अभी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, इसी वजह से अगर आप देखोगे, ठीक है, इसी वजह से मेरे बच्चे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इसी वजह से अगर आप देखोगे तो देखिए बेरिलियम की 899 है, आगे जाने पे बढ़नी चाहिए थी बोरॉन की, लेकिन 801 हो गई। क्यों? इस रीजन की वजह से। ठीक है, इस रीजन की वजह से याद रखिएगा कि इसकी कंप्लीट फील्ड होती है, तो इसमें जो s वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालना थोड़ा p वाले के मुकाबले क्या होता है, मुश्किल होता है। सेम शेल में बात हो रही है, ठीक है। सेम इसी तरह बच्चे अगर हम बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, ठीक है, तो बच्चे अगर मैं लिखूं यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, और नाइट्रोजन, अब एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या है, 8, नाइट्रोजन का 7, 7 से 8 पे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं आप। ठीक है, जनरली आप ये एक्सपेक्ट करेंगे इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर मैं इसका कन्फिग्रेशन करूं 1s2 2s2, ठीक है, 2 2 4
और क्या आ जाएगा 2p3। ठीक है, इसका क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। अगर आप इसके में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा दिखाऊं तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p में 3 ऑर्बिटल, तो एक इलेक्ट्रॉन एक पहले एक एक सब में भरते हैं, फिर ये होगा इसका केस। इसकी बात करूं तो इसके 2s में ये होगा और इसके 2p में सब में एक एक भर दीजिए। आप खुद ही देख के बताइए, आप शायद मुझे हिसाब से रीजन बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रीजन है। ठीक है, रीजन ये है कि इसकी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है और इसकी क्या है, इसकी हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होती है। प्लस यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें 4 है उसमें 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी जो रिपल्सन है वो थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन दोनों रीजन की वजह से ऑक्सीजन की होनी तो ज्यादा चाहिए थी ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि इसकी हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, कम। अगर हम देखें सर कम होती है, कितनी होती है, ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन की 1402s की है, तो देखिए ये ग्राफ ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन दो जगह देखिए डाउन जा रहा है और दोनों जगह इसी एक्सेप्शन से ये जा रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ग्राफ है, इसको अगर आप देखेंगे चीजें तो आपको समझ आएगी। अब मेरे हिसाब से नहीं समझ आती आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सेम पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। डाउन अ ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, जनरली डिक्रीज होनी चाहिए। कुछ हमें एनोमोलीज और एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। मेरे हिसाब से सारी बातें आपके क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।